हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी विद रश्मि। आज हम यूपीपीसीएस 2024 प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए मॉक टेस्ट नंबर 1 डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। कुछ क्वेश्चन हम आज डिस्कस करेंगे और कुछ क्वेश्चन कल डिस्कस करेंगे, यानी मॉक टेस्ट नंबर 1 को हम 2 पार्टों में कंप्लीट करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एशियाई खेल 2022 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एशियाई खेल 2022 जो कि चीन में हुए थे, उनसे संबंधित 2 कथन दिए गए हैं। हमें बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही हैं। कथन नंबर 1 है, यह एशियाई खेलों का 19वां संस्करण था। तो ये बिल्कुल सही है। एशियाई खेल 2022 जो कि चीन में हुए थे, वो एशियाई खेलों का 19वां संस्करण था, इसलिए ये कथन बिल्कुल सही है। कथन नंबर 2 है, भारत एशियाई खेलों में 107 पदक जीतकर पदक तालिका में तीसरे स्थान पर रहा। ये कथन हमारा गलत है। भारत ने एशियाई खेल 2022 में 107 पदक जीते थे, ये बिल्कुल सही है, लेकिन भारत 107 पदकों के साथ पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा था, ना कि तीसरे स्थान पर, इसलिए ये कथन हमारा गलत है। हमारा सही आंसर होगा केवल कथन 1 सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। और एशियाई खेल 2022 में पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा था चीन, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ है सतत विकास लक्ष्य और दूसरी तरफ है उनसे संबंधित विषय। ए है हमारा SDG 1 यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 1, इसमें दिया गया है निर्धनता नहीं, यानी नो पॉवर्टी। तो ए का है हमारा 2। बी है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3, इसमें दिया गया है अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण, यानी बी का है हमारा 1। सी है SDG 4 यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4, इसमें दिया गया है गुणवत्तापरक शिक्षा, यानी सी का है हमारा 3। और डी है SDG 6 यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6 स्वच्छ जल और स्वच्छता, इसका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6 में वर्णन किया गया है स्वच्छ जल और स्वच्छता का, इसलिए डी का है हमारा 4। हमारा सही आंसर है 2, 1, 3, 4, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 1 कहता है कि 2030 तक निर्धनता से मुक्ति। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3 कहता है अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 कहता है गुणवत्तापरक शिक्षा। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6 कहता है स्वच्छ जल और स्वच्छता। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ है रामसरी स्थल और दूसरी तरफ है राज्य। सबसे पहला है भोज आर्द्रभूमि। भोज आर्द्रभूमि मध्य प्रदेश में है, तो ए का है हमारा 2। बी है रुद्रसागर। रुद्रसागर झील त्रिपुरा में है, तो बी का है हमारा 1। सी है आसन कंजर्वेशन रिजर्व। आसन कंजर्वेशन रिजर्व उत्तराखंड में है, तो सी का है हमारा 3। और डी है पोंग डैम झील। पोंग डैम झील हिमाचल प्रदेश में है, डी का है हमारा 4। हमारा सही आंसर है 2, 1, 3, 4, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। भोज आर्द्रभूमि मध्य प्रदेश में है, रुद्रसागर झील त्रिपुरा में है, आसन कंजर्वेशन रिजर्व उत्तराखंड में है और पोंग डैम झील हिमाचल प्रदेश में है। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव सदृश लघुत्तम कपि है। ऑप्शन है ए गिब्बन कपि, ऑप्शन बी चिंपैंजी कपि, ऑप्शन सी गोरिल्ला कपि और ऑप्शन डी ओरंगुटान। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। मानव सदृश लघुत्तम कपि है वो है गिब्बन कपि, इसलिए हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ए है हमारा विटामिन। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा विटामिन है।
तो इनमें से है कैरोटीन विटामिन है, तो ए का है हमारा 2। बी है एंजाइम, पेप्सिन एक एंजाइम है, तो बी का है हमारा 1। सी है हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन या प्रोजेस्टेरोन ये हार्मोन है, तो सी का है हमारा 4। और डी है प्रोटीन, तो कैरेटिन प्रोटीन है, तो डी का है हमारा 3। हमारा सही आंसर है 2, 1, 4, 3, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। पेप्सिन एक एंजाइम है, कैरोटीन विटामिन है, कैरेटिन एक प्रोटीन है और टेस्टोस्टेरोन या प्रोजेस्टेरोन एक हार्मोन है, इसलिए हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ है दिवस और दूसरी तरफ है उनसे संबंधित तिथि। सबसे पहला है हमारा अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है 21 मार्च को, तो ए का है हमारा 3। बी है विश्व गोरैया दिवस। विश्व गोरैया दिवस मनाया जाता है 20 मार्च को, तो बी का है हमारा 1। सी है विश्व शौचालय दिवस। विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है 19 नवंबर को, तो सी का है 2। और डी है विश्व जल दिवस। विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को, तो डी का है 4। हमारा सही आंसर है 3, 1, 2, 4, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर को मनाया जाता है और विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है, इसलिए हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र द्वारा हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश अफीम का शीर्ष उत्पादक देश बन गया है। ऑप्शन है ए अफगानिस्तान, ऑप्शन बी ईरान, ऑप्शन सी थाईलैंड, ऑप्शन डी म्यांमार। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी म्यांमार। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार अफीम का शीर्ष उत्पादक देश बन गया है म्यांमार, अफगानिस्तान को पीछे छोड़ते हुए, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसद राज्य सूची के विषय के संबंध में कानून बना सकती है। ऑप्शन है ए राष्ट्रपति की इच्छा से, ऑप्शन बी यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करती है, ऑप्शन सी किसी भी परिस्थिति में और ऑप्शन डी संबंधित राज्य के विधानमंडल से पूछकर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। संसद राज्य सूची के विषय के संबंध में कानून बना सकती है यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करती है। संविधान के आर्टिकल 249 के तहत यदि राज्यसभा अपने उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत के द्वारा ऐसा संकल्प पारित कर देती है कि राज्य सूची के विषय में कानून बनाना आवश्यक है, तो संसद को राज्य सूची के विषय में कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित कर देती है तो संसद राज्य सूची के विषय के संबंध में कानून बना सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त सैन्य अभ्यास यानी डेजर्ट साइक्लोन 2024 भारत और किस देश के बीच होने वाला युद्ध अभ्यास है। एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है डेजर्ट साइक्लोन, ये किसके बीच आयोजित किया जाता है। ये आयोजित किया जाता है भारत और यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात के बीच, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। डेजर्ट साइक्लोन 2024 संयुक्त सैन्य अभ्यास, इसका आयोजन किया गया है भारत और यूएई के बीच में राजस्थान में, तो यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रुधिर वर्णिका यानी हीमोग्लोबिन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। यहाँ हीमोग्लोबिन से संबंधित 4 कथन दिए गए हैं, हमें बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। कथन नंबर 1 है इसमें लौह होता है, तो ये कथन हमारा बिल्कुल सही है। हीमोग्लोबिन में लौह होता है, तो ये कथन हमारा बिल्कुल सही है। कथन नंबर 2 है यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, ये कथन भी हमारा बिल्कुल सही है।
हीमोग्लोबिन में लोह होता है जो कि रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। इसलिए हमारा कथन नंबर 1 और कथन नंबर 2 बिल्कुल सही है। कथन नंबर 3 है, यह कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है। तो ये कथन हमारा गलत है, क्योंकि रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करने का कार्य WBC कोशिका का होता है, ना कि हीमोग्लोबिन का। इसलिए ये कथन हमारा गलत है। कथन नंबर 4 है, यह रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है। तो ये कथन हमारा बिल्कुल सही है। हीमोग्लोबिन रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है। हमारा सही आंसर होगा कथन 1, 2 और 4 सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ है बीमारियां और दूसरी तरफ है उनसे संबंधित जीवाणु कि वह कवक से होती हैं, विषाणु से होती हैं, जीवाणु से होती हैं, उनके कारक। तो सबसे पहला है प्लेग। प्लेग फैलता है जीवाणु के कारण, तो ए का है हमारा 4। बी है एड्स। एड्स फैलता है विषाणु के कारण, तो बी का है हमारा 3। सी है गंजापन। गंजापन होता है कवक के कारण, तो सी का होगा 2। और डी है मलेरिया। मलेरिया होता है प्रोटोजोआ के कारण, तो डी का है हमारा 1। हमारा सही आंसर है 4, 3, 2, 1, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। प्लेग जीवाणु के कारण होता है, एड्स वायरस के कारण होता है, गंजापन कवक के कारण होता है और मलेरिया प्रोटोजोआ के कारण होता है। तो हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जैव अपघटनीय प्रदूषक हैं। ऑप्शन है ए कागज एस्बेस्टस, ऑप्शन बी कागज और पारा, ऑप्शन सी पॉलीथीन एस्बेस्टस और ऑप्शन डी लकड़ी कागज और सीवेज। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। लकड़ी कागज और सीवेज ये जैव अपघटनीय प्रदूषक हैं। जैव अपघटनीय प्रदूषक किसे कहते हैं? वे प्रदूषक जिन्हें सूक्ष्म जीवों के द्वारा सरल पदार्थों में तोड़ दिया जाए, यानी जिनका सूक्ष्म जीवों के द्वारा आसानी से अपघटन कर दिया जाता है, उन्हें कहते हैं जैव अपघटनीय प्रदूषक। जिनमें है लकड़ी कागज और सीवेज, ये सूक्ष्म जीवों के द्वारा आसानी से अपघटित हो जाते हैं, इसलिए जैव अपघटनीय प्रदूषक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, होगा सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ है रामसर स्थल और दूसरी तरफ है संबंधित राज्य, यानी कौन सा रामसर स्थल किस राज्य में स्थित है। सबसे पहला है समसपुर पक्षी विहार। समसपुर पक्षी विहार उत्तर प्रदेश में है, तो ए का है हमारा 1। बी है कुंथनकुलम पक्षी अभयारण्य। कुंथनकुलम पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में है, तो बी का है हमारा 2। सी है सिरपुर आर्द्रभूमि। सिरपुर आर्द्रभूमि मध्य प्रदेश में है, तो सी का है हमारा 3। और डी है पाला आर्द्रभूमि। पाला आर्द्रभूमि मिजोरम में है, तो डी का है हमारा 4। हमारा सही आंसर है 1, 2, 3, 4, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। समसपुर पक्षी विहार उत्तर प्रदेश में है, कुंथनकुलम पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में है, सिरपुर आर्द्रभूमि मध्य प्रदेश में है और पाला आर्द्रभूमि मिजोरम में है। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूएस ओपन टेनिस 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ यूएस ओपन टेनिस 2023 से संबंधित 2 कथन दिए गए हैं। हमें बताना है कूट की सहायता से कि इनमें कौन सा ऑप्शन सही है। कथन नंबर 1 है महिला एकल का खिताब कोको गोफ ने अन्ना डालिना को पराजित कर जीता। तो ये कथन हमारा गलत है। महिला एकल का खिताब यूएस ओपन टेनिस 2023 में महिला एकल का खिताब जीता था कोको गोफ ने, इतना बिल्कुल सही है। लेकिन अन्ना डानिलिना को हराकर नहीं, बल्कि एरिनिला सबालेंका को पराजित करके जीता था। महिला एकल का खिताब कोको गोफ ने बेलारूस की एरिना सबालेंका को पराजित करके जीता था, इसलिए ये कथन हमारा गलत है। कथन नंबर 2 है पुरुष युगल का खिताब अमेरिका के राजीव राम तथा ब्रिटेन के जो सैलिसबरी ने जीता था।
तो ये कथन हमारा बिल्कुल सही है। यूएस ओपन टेनिस 2023 में पुरुष युगल का खिताब यूएसए के राजीव राम और ब्रिटेन के जो सैलिसबरी ने जीता था। हमारा सही आंसर होगा, केवल कथन 2 सही है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ है संविधान के विभिन्न रेगुलेटिंग एक्ट और दूसरी तरफ है उनसे संबंधित प्रावधान। सबसे पहला है नियंत्रण परिषद की स्थापना, यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना। ये की गई थी 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। तो ए का है हमारा 2। बी है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। तो बी का है हमारा 1। सी है इंग्लिश मिशनरी को भारत में कार्य करने की अनुमति। इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति दी गई थी 1813 के चार्टर एक्ट के माध्यम से। तो सी का है हमारा 3। और डी है गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति, वो की गई थी 1833 के चार्टर एक्ट के माध्यम से। तो डी का है हमारा 4। हमारा सही आंसर है 2, 1, 3, 4, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नियंत्रण परिषद यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति दी गई थी 1813 के चार्टर एक्ट के तहत। और गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य की नियुक्ति की गई थी 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। इसलिए हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। ऑप्शन ए है संविधान का दूसरा भाग। संविधान के दूसरे भाग में वर्ण मिलता है हमें नागरिकता का, ना कि मौलिक अधिकारों का। तो ये हमारा गलत सुमेलित है। ऑप्शन नंबर बी है संविधान का तीसरा भाग। संविधान के भाग 3 में वर्णन मिलता है हमें मौलिक अधिकारों का, ना कि नागरिकता का। इसलिए ये भी हमारा गलत सुमेलित है। ऑप्शन नंबर सी है संविधान का भाग 4 क यानी चौथा क भाग। इसमें वर्णन मिलता है हमें मौलिक कर्तव्यों का। तो ये बिल्कुल सही सुमेलित है और हमें सही ही बताना था। इसलिए हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। संविधान का भाग 4 क इसमें वर्णन किया गया है मौलिक कर्तव्यों का। और ऑप्शन नंबर डी है संविधान का 5वां भाग यानी संविधान का भाग 5। इसमें वर्णन मिलता है संघ सरकार का, ना कि राज्य के नीति निदेशक तत्वों का। इसलिए ये भी हमारा गलत सुमेलित है। तो संविधान के दूसरे भाग में वर्णन मिलता है नागरिकता का, संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का, संविधान के भाग 5 में संघ सरकार का। यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का गठन वर्ष 2011 में किया गया था। यानी हमें इनमें से कौन सा कथन असत्य है वो हमें बताना है। निम्नलिखित में से असत्य कथन चुनिए, हमें गलत कथन बताना है। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का गठन वर्ष 2011 में किया गया था, ये कथन हमारा गलत है, क्योंकि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का गठन किया गया था एनजीटी एक्ट 2010 के तहत 18 अक्टूबर 2010 को। इसलिए ये कथन हमारा गलत है। कथन नंबर 2 है भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम वर्ष 1986 में पारित हुआ। तो ये कथन हमारा बिल्कुल सही है। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित हुआ था। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी केवल एक कथन गलत है, हमें गलत बताना था। यह आपको स्पेशली ध्यान रखना है कि पूछा क्या गया है, सही पूछा गया है या फिर गलत पूछा गया है। तो इसमें पूछा गया है कि असत्य कथन चुनिए, यानी हमें गलत कथन को चुनना है। इसलिए हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में जैव विविधता के तप्त स्थल यानी हॉट स्पॉट है। ऑप्शन है ए पूर्वी हिमालय व विंध्य श्रेणी, ऑप्शन बी पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट, ऑप्शन सी
कच्छ का रण व शांत घाटी, और ऑप्शन डी लक्षद्वीप व पश्चिमी हिमालय। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। भारत में जैव विविधता के तप्त स्थल हैं पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ है संस्थान, दूसरी तरफ है उनसे संबंधित अनुच्छेद। सबसे पहला है हमारा भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग का वर्णन किया गया है संविधान के आर्टिकल 148 में। हमारा ए का होगा 3। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इसका वर्णन किया गया है अनुच्छेद 148 में। बी है अंतर्राज्यीय परिषद। अंतर्राज्यीय परिषद का वर्णन मिलता है संविधान के अनुच्छेद 263 में, तो बी का है हमारा 2। सी है प्रशासनिक अधिकरण। प्रशासनिक अधिकरण का वर्णन किया गया है संविधान के अनुच्छेद 323 ए में, तो सी का है हमारा 4। और डी है संघ लोक सेवा आयोग। संघ लोक सेवा आयोग का वर्णन किया गया है संविधान के अनुच्छेद 315 में, डी का है हमारा 1। हमारा सही आंसर है 3, 2, 4, 1 यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग का वर्णन किया गया है संविधान के आर्टिकल 148 में। अंतर्राज्यीय परिषद का वर्णन मिलता है अनुच्छेद 263 में। प्रशासनिक अधिकरण का वर्णन मिलता है आर्टिकल 323 ए में, और संघ लोक सेवा आयोग का वर्णन मिलता है आर्टिकल 315 में। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है। ऑप्शन है ए संप्रभुता, ऑप्शन बी लोकतंत्रात्मक, ऑप्शन सी पंथ निरपेक्ष, और ऑप्शन डी संघीय। इनमें से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। संप्रभुता, लोकतंत्रात्मक और पंथ निरपेक्ष शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित हैं, जबकि संघीय शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है। ऑप्शन नंबर ए है ट्राइफेड। ट्राइफेड 1987 में लागू हुआ था, तो ये बिल्कुल सही सुमेलित है। ऑप्शन नंबर बी है एगमार्क संबंधी एक्ट, ये 1937 में लागू हुआ था, ये भी बिल्कुल सही सुमेलित है। ऑप्शन नंबर सी है राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान, ये 1988 में इसका गठन किया गया था, ना कि 1986 में, इसलिए ये हमारा गलत सुमेलित है और हमें गलत ही बताना था, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान, इसका गठन किया गया था 1988 में, ये आपको ध्यान रखना है। और ऑप्शन नंबर डी है खाद्य मिलावट निरोधक कानून, ये 1954 में लागू हुआ था, ये भी बिल्कुल सही सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैव भार का पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में सीधा होता है। ऑप्शन है ए स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में, ऑप्शन बी जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में, ऑप्शन सी ए और बी दोनों में, और ऑप्शन डी बायोनोमिक्स में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में। जैव भार का पिरामिड स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में सीधा होता है, जबकि जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में उल्टा होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि जैव भार का पिरामिड यानी बायोमास पिरामिड जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में उल्टा होता है, जबकि स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में सीधा होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जैव भार का पिरामिड स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में सीधा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे मेगा डाइवर्स देश के रूप में नहीं जाना जाता है। ऑप्शन है ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी पेरू, ऑप्शन डी नेपाल। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी नेपाल। नेपाल को मेगा डाइवर्स देश के रूप में नहीं जाना जाता है।
मेगाडाइवर्स देश की लगभग 17 मेगाडाइवर्स देशों की पहचान की गई है, जिनमें ऑस्ट्रेलिया, भारत और पेरू सम्मिलित हैं, जबकि नेपाल मेगाडाइवर्स देश के रूप में नहीं जाना जाता। मेगाडाइवर्स देश उन देशों को कहा जाता है जहां पृथ्वी की सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि मेगाडाइवर्स देश किन्हें कहा जाता है। मेगाडाइवर्स देश उन देशों को कहा जाता है या उन देशों के समूह को कहा जाता है जहां पृथ्वी की सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, जिनमें ऑस्ट्रेलिया, भारत, पेरू, चीन, अमेरिका ये सब देश शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पिछोला झील किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी राजस्थान और ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। पिछोला झील भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में भाषा के आधार पर बना पहला राज्य था? ऑप्शन है ए केरल, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश और ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश भारत में भाषा के आधार पर बना पहला राज्य था और आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था भाषा के आधार पर 1 अक्टूबर 1953 को। यह भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों में सम्मिलित नहीं है? हमें बताना है कि इनमें से कौन सा हमारा मौलिक कर्तव्य नहीं है। ऑप्शन है ए देश की रक्षा करना एवं राष्ट्र की सेवा करना, ऑप्शन बी हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उसका परिरक्षण करना, ऑप्शन सी ग्राम पंचायतों के गठन में सहायता करना और ऑप्शन डी सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना एवं हिंसा से दूर रहना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान किया गया है संविधान के आर्टिकल 40 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तहत, ना कि मौलिक कर्तव्यों में। तो ये हमारा मौलिक कर्तव्य नहीं है, बल्कि ये नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत शामिल किया गया है। जबकि देश की रक्षा करना और राष्ट्र की सेवा करना, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उसका परिरक्षण करना, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना और हिंसा से दूर रहना, ये हमारे मौलिक कर्तव्य हैं। वर्तमान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल नहीं किया गया था, बल्कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है। क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था 1997 में, ये ध्यान रखना है। और क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? ऑप्शन है ए जल प्रदूषण से, ऑप्शन बी वायु प्रदूषण, ऑप्शन सी जलवायु परिवर्तन और ऑप्शन डी ओजोन क्षरण। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, जलवायु परिवर्तन। क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध है जलवायु परिवर्तन से और क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था 1997 में, यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न रहती है क्या कहलाते हैं? यानी वे परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या तो समान होती है लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती है, भिन्न भिन्न रहती है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? ऑप्शन है ए समदाबिक यानी आइसोबार्स, ऑप्शन बी समावयवी यानी आइसोमर्स, ऑप्शन सी सम न्यूट्रॉनिक और ऑप्शन डी सम स्थानिक यानी आइसोटॉप्स। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, समस्थानिक। परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न रहती है उन्हें कहते हैं समस्थानिक यानी आइसोटॉप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में एक जनपद एक उत्पाद यानी ODOP, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के आधार पर निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है ए बस्ती, बस्ती जाना जाता है काष्ठ शिल्प के लिए, तो ये बिल्कुल सही सुमेलित है।
ऑप्शन बी है प्रयागराज, प्रयागराज जाना जाता है मूंज उत्पाद के लिए, ये भी बिल्कुल सही सुमेलित है। ऑप्शन सी है बुलंदशहर, बुलंदशहर जाना जाता है चीनी मिट्टी के बर्तन के लिए, ना कि कांच उत्पाद के लिए, तो ये हमारा गलत सुमेलित है और हमें गलत ही बताना था, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, बुलंदशहर। बुलंदशहर जाना जाता है चीनी मिट्टी के बर्तन के लिए, ना कि कांच उत्पाद के लिए। कांच उत्पाद के लिए फिरोजाबाद प्रसिद्ध है, ये आपको ध्यान रखना है। और ऑप्शन नंबर डी है महाराजगंज, महाराजगंज प्रसिद्ध है फर्नीचर के लिए, तो ये भी सही सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ उत्तर प्रदेश से रिलेटेड 2 कथन दिए गए हैं, हमें बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही हैं। कथन नंबर 1 है राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 6% से अधिक भाग पर वन है, तो ये कथन हमारा बिल्कुल सही सुमेलित है। उत्तर प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्र के 6.15% से अधिक भाग पर वन है, यानी उत्तर प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्र के 6.15% भाग पर वन है, तो ये कथन हमारा बिल्कुल सही होगा कि राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र के 6% से अधिक भाग पर वन है। कथन नंबर 2 है उत्तर प्रदेश का न्यूनतम वनावरण वाला जिला है भदोही, तो ये कथन भी हमारा बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश का न्यूनतम वनावरण वाला जिला है भदोही। हमारा सही आंसर होगा कथन 1 और कथन 2, दोनों ही कथन बिल्कुल सही सुमेलित है, मतलब दोनों ही कथन बिल्कुल सही है। हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है सितंबर 2023 में मोहम्मद मुइज्जू किस देश के नए राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। ऑप्शन है ए मालदीव, ऑप्शन बी इंडोनेशिया, ऑप्शन सी मॉरिशस और ऑप्शन डी थाईलैंड। बहुत चर्चा में रहे हैं अभी ये। सितंबर 2023 में मोहम्मद मुइज्जू मालदीव के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किसे राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण यानी नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी का कार्यकारी अध्यक्ष नामित किया गया है। ऑप्शन है ए न्यायमूर्ति BR गवई को, ऑप्शन बी न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, ऑप्शन सी न्यायमूर्ति मनोज कुमार और ऑप्शन डी न्यायमूर्ति अरुण भंसाली। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना को हाल ही में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष नामित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी को पूरा करने के लिए कीटभक्षी पौधे कीटों को पकड़ते तथा उनका भक्षण करते हैं। ऑप्शन है ए मैग्नीज, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी मैग्नीशियम और ऑप्शन डी सल्फर। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी नाइट्रोजन। कीटभक्षी पौधे नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए कीटों को पकड़ते हैं और उनका भक्षण करते हैं, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और कीटभक्षी पौधे ऐसी मृदा में पैदा होते हैं, ऐसी मृदा में उगते हैं जहां पर जिस मृदा में नाइट्रोजन की कमी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है। ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल, तो उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल थी सरोजिनी नायडू, बिल्कुल सही सुमेलित है। ऑप्शन नंबर बी है उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे पुरुषोत्तम दास टंडन यानी PD टंडन, बिल्कुल सही सुमेलित है। ऑप्शन नंबर सी है उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री थी सुचेता कृपलानी, ये भी बिल्कुल सही सुमेलित है। और ऑप्शन नंबर डी है उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे पंडित गोविंद बल्लभ पंत, ना कि डॉक्टर संपूर्णानंद, तो ये हमारा गलत सुमेलित है और हमें गलत ही बताना था, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे पंडित गोविंद बल्लभ पंत। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एजेंडा 21 की सही परिभाषा है? ऑप्शन है ए, यह मानव अधिकारों की रक्षा हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्य योजना है। ऑप्शन बी, यह नाभिकीय निरस्त्रीकरण पर 21 अध्यायों की पुस्तक है। ऑप्शन सी, यह 21वीं सदी में सतत विकास और विश्व पर्यावरण संरक्षण हेतु एक कार्य योजना है। और ऑप्शन डी, यह दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संघ यानी सार्क की आगामी बैठक में अध्यक्ष के चुनाव हेतु एजेंडा है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। एजेंडा 21 21वीं सदी में सतत विकास और विश्व पर्यावरण संरक्षण हेतु एक कार्य योजना है। एजेंडा 21 की संकल्पना का जो गठन किया गया था, जो एजेंडा 21 की संकल्पना उद्भूत हुई थी, वो हुई थी 1992 में ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो में जो पृथ्वी शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था, उसमें एजेंडा 21 की अवधारणा विकसित हुई थी। एजेंडा 21, इसमें ये प्रावधान किया गया था, ये एक कार्य योजना है कि 21वीं सदी में आर्थिक विकास के साथ साथ पर्यावरण को भी सुरक्षित रखना है। तो ये 21वीं सदी में सतत विकास और विश्व पर्यावरण संरक्षण हेतु एक कार्य योजना है एजेंडा 21। नेक्स्ट क्वेश्चन, है उत्तर प्रदेश की जनजातियों और उनके जिलों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ है उत्तर प्रदेश के जिले और दूसरी तरफ है उनसे संबंधित जनजाति। हमें बताना है कि कौन सा गलत सुमेलित है। ऑप्शन ए है परिया जनजाति सोनभद्र में निवास करती है, बिल्कुल सही सुमेलित है। ऑप्शन बी है सहरिया जनजाति ललितपुर में निवास करती है, बिल्कुल सही सुमेलित है। ऑप्शन सी है अगरिया जनजाति सोनभद्र में निवास करती है, ना कि देवरिया में, इसलिए ये गलत सुमेलित है और हमें गलत ही बताना है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, अगरिया जनजाति सोनभद्र में निवास करती है। और ऑप्शन नंबर डी है चेरो जनजाति वाराणसी में पाई जाती है, वाराणसी में निवास करती है, तो ये बिल्कुल सही सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ है नगर और दूसरी तरफ है यूरोपीय कंपनी। किस नगर पर किस यूरोपीय कंपनी का शासन था, वो हमें मिलाना है। ए है हमारा पांडिचेरी पर शासन रहा था फ्रांसीसियों का, तो ए का है हमारा 2। अगर हम कूट को देखें तो ए का 2 केवल एक ही ऑप्शन में है, इसलिए हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। पांडिचेरी पर शासन रहा था फ्रांसीसियों का, तो ए का है हमारा 2 यानी फ्रेंच। बी है गोवा पर शासन किया था पुर्तगालियों ने, तो बी का है हमारा 3 पुर्तगाली। सी है हमारा ट्रांकेबार पर शासन किया था डेनिसों ने, तो सी का है हमारा 4 यानी डेनिस। और डी है सद्रास पर कब्जा रहा था डचों का, तो डी का है हमारा 1। हमारा सही आंसर होगा 2, 3, 4, 1 यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वो मिलाने वाला सवाल है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है और आपको किसी एक का भी 100% पता है, तो आप पहले कोशिश करिए कि आप उसे मिलाकर ऑप्शन को देखिए। अगर आप एलिमिनेट कर सकते हैं तो हो सकता है कि आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाए, क्योंकि ऐसा होता है कि हमें एक ऑप्शन तो बिल्कुल सही पता है, 100% पता है, लेकिन दूसरे ऑप्शन हमें नहीं पता होते हैं। तो आप एक ऑप्शन को मिलाने के बाद पहले एलिमिनेशन मेथड का यूज़ कीजिए, अगर हो सकता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ है भारत के सुदूरस्थ बिंदु, दूसरी तरफ उनकी स्थिति। सबसे पहला है सुदूरस्थ उत्तरी बिंदु, यानी सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, तो सबसे उत्तरी बिंदु है इंदिराकोल जो कि लद्दाख में है, ए का है हमारा 3। बी है सुदूरस्थ पश्चिमी बिंदु, सबसे पश्चिमी बिंदु है गुहार मोती जो कि गुजरात में है, बी का है हमारा 1। सी है सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु, तो सबसे दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट जो कि ग्रेट निकोबार में है, तो सी का है हमारा 4। और डी है सुदूरस्थ पूर्वी बिंदु, सबसे पूर्वी बिंदु है किबीथू जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, तो डी का है हमारा 2। हमारा सही आंसर है 3, 1, 4, 2 यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है इंदिराकोल जो कि लद्दाख में है, सियाचिन ग्लेशियर के पास। सबसे दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट जो कि ग्रेट निकोबार में है।
सबसे पूर्वी बिंदु है किबिथु जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, और सबसे पश्चिमी बिंदु है गुहार मोती जो कि गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से काली मृदा के विषय में कौन सा कथन सही है। कथन नंबर 1 है, यह मृदा दक्कन के पठार के अधिकतर भाग पर पाई जाती है। तो ये कथन हमारा बिल्कुल सही है। काली मृदा को कपास की मृदा या रेगुर मृदा के नाम से भी जाना जाता है, और काली मृदा दक्कन के पठार के अधिकतर भाग पर पाई जाती है, इसलिए कथन 1 हमारा बिल्कुल सही है। कथन नंबर 2 है, इस मृदा में फास्फोरस, नाइट्रोजन और जैव पदार्थों की अधिकता होती है। तो ये कथन हमारा गलत है। काली मृदा में नाइट्रोजन, फास्फोरस और जैव पदार्थों की कमी होती है, और यहाँ तक कि भारत की प्राय सभी मृदाओं में नाइट्रोजन, फास्फोरस और जैव पदार्थों की कमी पाई जाती है। काली मृदा में लोहांश की अधिकता होती है, तो ये आपको ध्यान रखना है, इसलिए कथन नंबर 2 हमारा गलत है। हमारा सही आंसर होगा केवल कथन 1 सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 अक्टूबर 2023 को जारी वैश्विक भूख सूचकांक यानी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है, यह सूचकांक कंसर्न वर्ल्ड वाइड तथा वेल्ट हंगर हिल्फ द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया गया। तो ये कथन हमारा बिल्कुल सही है। जो वैश्विक भूख सूचकांक यानी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 है, उसे जारी किया गया था कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्ट हंगर हिल्फ के द्वारा संयुक्त रूप से, इसलिए कथन 1 हमारा बिल्कुल सही है। कथन नंबर 2 है, इस सूचकांक में भारत को 125 देशों में 111वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो ये कथन भी हमारा बिल्कुल सही है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत को 125 देशों में 111वां स्थान प्राप्त हुआ है, इसलिए कथन 2 भी हमारा बिल्कुल सही है। हमारा सही आंसर होगा कथन 1 और कथन 2 दोनों ही कथन बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदियों के जलग्रहण क्षेत्र के अवरोही क्रम में महानदी, नर्मदा, गंगा तथा कृष्णा का सही अनुक्रम कौन सा है। यानी हमें नदियों को उनके जलग्रहण क्षेत्र के आधार पर घटते हुए क्रम में लगाना है। सबसे पहले बात करते हैं जलग्रहण क्षेत्र यानी कैचमेंट एरिया क्या होता है। एक नदी यानी एक मुख्य नदी अपनी सहायक नदियों के साथ जिस क्षेत्र के पानी को बहाकर ले जाती है, उस क्षेत्र को उस नदी का जलग्रहण क्षेत्र कहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि एक मुख्य नदी अपनी सहायक नदियों के साथ जिस क्षेत्र के पानी को बहाकर ले जाती है, उसे उस नदी का जलग्रहण क्षेत्र कहा जाता है। तो सबसे अधिक जो जलग्रहण क्षेत्र है वो है गंगा नदी का, उसके बाद कृष्णा नदी का, उसके बाद महानदी का और उसके बाद नर्मदा नदी का। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। सबसे अधिक जलग्रहण क्षेत्र है गंगा नदी का, उसके बाद कृष्णा नदी का, उसके बाद महानदी का और उसके बाद नर्मदा नदी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1930 के दशक में देश के विभिन्न भागों के भिन्न भिन्न नेताओं के द्वारा किसान आंदोलन चलाए गए थे। उनके प्रभाव क्षेत्रों से सुमेलित कीजिए। यानी यहाँ एक तरफ है किसान नेता और दूसरी तरफ है उनसे संबंधित क्षेत्र कि उन्होंने किस क्षेत्र में किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। ये है हमारा सहजानंद सरस्वती। सहजानंद सरस्वती ने बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया था। तो ए का है हमारा 3। अगर हम कूट देखें तो ए का 3 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगर आपको ऐसे पता है तो आप ऐसे मिला सकते हैं, इससे आपका टाइम भी बचेगा और आप 100% श्योर भी रहेंगे। तो स्वामी सहजानंद सरस्वती बिहार प्रांतीय किसान सभा के संस्थापक थे। तो स्वामी सहजानंद सरस्वती का संबंध है बिहार से। लेकिन हम आगे मिलाते हैं। खुदाई खिदमतगार एक संगठन था। खान अब्दुल गफ्फार खान ने उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में खुदाई खिदमतगार यानी लाल कुर्ती संगठन का गठन किया था, जिसने सविन्यावज्ञा आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो खुदाई खिदमतगार संगठन था उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत से। तो बी का है हमारा 4। सी है स्वामी रामानंद। स्वामी रामानंद का संबंध था हैदराबाद से। तो सी का है हमारा 1। और डी है अब्दुल हमीद खान। अब्दुल हमीद खान का संबंध था दक्षिणी असम से। तो डी का है हमारा 2।
हमारा सही आंसर होगा 3, 4, 1, 2 यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ी निम्नलिखित घटनाओं को उनके काल अनुक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। यानी ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ी घटनाएं हैं, हमें इन्हें इनके काल अनुक्रम के अनुसार लगाना है कि कौन सी घटना पहले हुई, उसके बाद कौन सी घटना हुई। सबसे पहला है होम रूल आंदोलन। होम रूल आंदोलन हुआ था 1916 में। 2 है चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 में। नंबर 3 है जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। और 4 है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद दिसंबर 1919 में। तो सबसे पहला हुआ था हमारा होम रूल आंदोलन 1916 में, उसके बाद चंपारण सत्याग्रह 1917 में, उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को, और उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन दिसंबर 1919 में। तो हमारा सही आंसर होगा 1, 2, 3, 4 यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। ये बिल्कुल काल अनुक्रम के अनुसार ही दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत ड्रोन शक्ति 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है 25 से 26 सितंबर 2023 के बीच इसका आयोजन ग्वालियर मध्य प्रदेश में किया गया। ये कथन हमारा गलत है। भारत ड्रोन शक्ति 2023 इसका आयोजन 25 से 26 सितंबर 2023 के मध्य किया गया था, ये बिल्कुल सही है। लेकिन इसका आयोजन गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में किया गया था, ना कि मध्य प्रदेश में। तो ये हमारा कथन गलत है। कथन नंबर 2 है इसका आयोजन भारतीय वायुसेना और DRDO के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। तो ये कथन भी हमारा गलत है, क्योंकि इसका आयोजन भारतीय वायुसेना और ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया था, ना कि DRDO के द्वारा। तो ये कथन भी हमारा गलत है। इसका आयोजन किया गया था 25 से 26 सितंबर 2023 के बीच गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में और भारतीय वायुसेना तथा ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा। तो यह कथन हमारे दोनों ही कथन बिल्कुल गलत हैं। हमारा सही आंसर होगा कि ना तो कथन 1 सही है और ना ही कथन 2 सही है। हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। यानी कथन और कारण दिया गया है, हमें बताना है कूट की सहायता से कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। कथन है हमारा शीत ऋतु में भारत में उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें प्रवाहित होती हैं। तो ये कथन हमारा बिल्कुल सही है। शीत ऋतु में भारत में उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें प्रवाहित होती हैं। कारण है इन पवनों के प्रभाव से देश के अधिकतर भाग में आर्द्र मौसम रहता है। तो कारण हमारा बिल्कुल गलत है। उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों से देश के अधिकतर भाग में शुष्क मौसम रहता है, ना कि आर्द्र मौसम। तो इसलिए कारण हमारा गलत है, क्योंकि जो उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें हैं वो स्थल से सागर की तरफ प्रवाहित होती हैं और वो शुष्क होती हैं। इसलिए देश के अधिकतर भाग में शुष्क मौसम रहता है। हमारा सही आंसर होगा कि कथन सही है लेकिन कारण गलत है। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। ए सही है किंतु आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है खान मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से 3 राज्य भारत में बॉक्साइट के क्रमशः शीर्ष उत्पादक हैं। हमें बताना है कि भारत के कौन से 3 राज्य बॉक्साइट में शीर्ष उत्पादक राज्य हैं। ऑप्शन है ए गुजरात, ओडिशा और कर्नाटक। ऑप्शन बी ओडिशा, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु। ऑप्शन सी तेलंगाना, ओडिशा और कर्नाटक। और ऑप्शन डी ओडिशा, गुजरात और झारखंड। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ओडिशा, गुजरात और झारखंड भारत में बॉक्साइट के शीर्ष उत्पादक राज्य हैं। हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों के समूह कहलाता है। ऑप्शन है ए आकाशगंगा, ऑप्शन बी नक्षत्र, ऑप्शन सी एंड्रोमेडा और ऑप्शन डी सौरमंडल।
यानी एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों के समूह को क्या कहा जाता है? एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों के समूह को कहा जाता है नक्षत्र मंडल या तारामंडल। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नक्षत्र। एक व्यवस्थित, एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों के समूह को कहा जाता है नक्षत्र मंडल या तारामंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ है पर्वत और दूसरी तरफ है उनसे संबंधित देश। सबसे पहला है हमारा अलेघनी। अलेघनी पर्वत है अमेरिका में, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, तो ए का है हमारा 4। बी है कैंटाब्रियन। कैंटाब्रियन पर्वत है स्पेन में, तो बी का है हमारा 3। सी है अल्बुर्ज। अल्बुर्ज पर्वत है ईरान में, सी का है हमारा 2। और डी है मैकेंजी। मैकेंजी पर्वत है कनाडा में, तो डी का है हमारा 1। हमारा सही आंसर है अलेघनी पर्वत अमेरिका में, यानी ए का 4। कैंटेब्रियन स्पेन में, यानी बी का 3। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 4 3 2 1। अलेघनी पर्वत संयुक्त राज्य अमेरिका, कैंटेब्रियन पर्वत स्पेन, अल्बुर्ज पर्वत ईरान और मैकेंजी पर्वत कनाडा में। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ है अनुसंधान संस्थान और दूसरी तरफ है उनसे संबंधित स्थिति। सबसे पहला है हमारा केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान। तो केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान है इज्जतनगर बरेली में, ए का है हमारा 3। बी है केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान है मथुरा में, तो बी का है हमारा 4। अगर हम कूट देखें तो 3 और 4, ए बी, यानी ए का 3 और बी का 4 केवल एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी, ए का 3 और बी का 4। इसलिए हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। लेकिन हम आगे मिलाते हैं। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर बरेली, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मथुरा, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी, यानी सी का होगा हमारा 1। और डी है केंद्रीय गोवंश अनुसंधान संस्थान, ये है मेरठ में, तो डी का है हमारा 2। हमारा सही आंसर है 3 4 1 2, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की झीलों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन असत्य हैं। हमें बताना है कि इनमें से कौन से कथन गलत हैं। कथन नंबर 1 है कोलेरू झील आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है, तो ये बिल्कुल सही सुमेलित है, यानी ये बिल्कुल सही है। कथन 1 हमारा बिल्कुल सही है, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। कथन नंबर 2 है बेम्बनाड झील केरल की सबसे बड़ी झील है, तो ये कथन भी हमारा बिल्कुल सही है। बेम्बनाड झील केरल की सबसे बड़ी झील है, और बेम्बनाड झील कहाँ है? केरल में, यह भी आपको पता चल गया। कथन नंबर 3 है चिल्का झील जो कि ओडिशा में है, ओडिशा राज्य में स्थित खारे पानी की लैगून झील है, तो ये कथन भी हमारा बिल्कुल सही है। जो चिल्का झील है ओडिशा राज्य में, वो खारे पानी की एक लैगून झील है, इसलिए कथन 3 भी हमारा बिल्कुल सही है। कथन नंबर 4 है पुलिकट झील तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की सीमा पर स्थित है, तो ये कथन हमारा गलत है, क्योंकि पुलिकट झील तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर स्थित है, ना कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की सीमा पर। इसलिए कथन 4 हमारा गलत है, और हमें गलत ही बताना था कि कौन सा कथन असत्य है। हमारा कथन नंबर 4 गलत है। तो देखते हैं कौन सा कथन सही होगा। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, केवल कथन 4 गलत है। आज के लिए इतना ही। आज हमने यूपीपीसीएस 2024 प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए जो टेस्ट सीरीज नंबर 1 है उसके 50 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। अगर हम आगे डिस्कस करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए आज के लिए इतना ही। आप अच्छे से पढ़िए, रिवाइज करिए, वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी पॉइंट ऐसा लगता है कि आप उसे नोट कर सकते हैं तो आप उसे नोट करिए। वीडियो को बार बार देखिए, अच्छे से रिवाइज करिए, और ये आपके लिए आरओ एआरओ में भी उतना ही हेल्पफुल रहेगा। आप इसे आरओ एआरओ के लिए भी देख सकते हैं,
क्योंकि PCS कमीशन ही कराता है, PSC ही कराता है, UP PCS हो या फिर RO ARO हो, इसलिए ये आपका RO ARO के एग्ज़ाम में भी इतना ही हेल्पफुल रहेगा। अच्छे से पढ़िए, रिवाइज़ करिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।